नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय भंडारण निगम की 61वीं आम सभा की बैठक। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निगम की तकरीबन 160 करोड़ का दिया लाभांश। 2104.51 करोड़ का मिला टर्नओवर। भारत मंडपम में मनाया गया CSIR का 82वां स्थापना दिवस। 1 वीक 1 लैब अभियान रहा आकर्षण का केंद्र। कृषि में हो रहे नवाचारों को CSIR की लैब ने दिखाया प्रदर्शनी में। कचरा मुक्त भारत थीम के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय का अभियान जारी। मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के माध्यम से तिथिवार कार्य योजना की विकसित। उत्तर प्रदेश बना 100% ODF+। पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों को मिला ODF+ का दर्जा। अकेले उत्तर प्रदेश में 88 लाख लोग एकजुटता और श्रमदान में ले रहे हैं भाग। खबरें अब विस्तार से। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय भंडारण निगम की 61वीं साधारण सभा की बैठक हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निगम के 2104.51 करोड़ के टर्नओवर के साथ तकरीबन 160 करोड़ का लाभांश दिया गया। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत में भंडारण के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी मिनी लोक उपक्रम के रूप में ख्याति प्राप्त संस्था केंद्रीय भंडारण निगम की राजधानी नई दिल्ली में 61वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा ने कहा कि आप सभी की मेहनत की बदौलत 2022-23 में निगम का टर्नओवर 2104.51 करोड़ रुपए के साथ 490.95 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित करते हुए हमने 159.61 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का काम किया है। अशोक के मीणा ने कहा कि आज निगम की भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी साख बढ़ी है, जिसके चलते विदेशों से भी निवेश के लिए ऑफर मिल रहे हैं। 2022-23 में आपके निगम का टर्नओवर 2104.51 करोड़ रुपए, कर पूर्व लाभ 490.95 करोड़ रुपए और कर पश्चात लाभ 3069.58 करोड़ रुपए रहा है। निगम का निवल मूल्य गत वर्ष के 2824.96 करोड़ रुपए की तुलना से बढ़कर 3193.47 करोड़ रुपए हो गया है, जो काबिले तारीफ है। वेयरहाउसिंग में सुधार काफी होते जा रहे हैं और इसी को मद्देनजर भारत के महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों से वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों की रुचि भी दिखाई दे रही है। इस दौरान केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि निगम किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्याज, टमाटर जैसी जल्द खराब होने वाली सब्जियों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 180 जगह चिन्हित भी कर ली गई है। जो कोल्ड स्टोरेज है उस बिजनेस में हम जा रहे हैं कि कंट्री में जो पेरिशेबल कमोडिटी, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके लिए अनियंस हैं, टमाटोज़ हैं, उनके लिए हम कोई सुविधा हम अपने केंद्रों में बना सकें। उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम अपने साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से भी बनाया है 2 जगह पर, और आगे हमने 180 लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं कंट्री में जहां पर ये सुविधा को बनाया जा सकता है। केंद्रीय भंडारण निगम की बैठक में भाग लेने आए निदेशकों और डेलीगेट्स ने भी कहा कि 3 साल बाद इस तरह साक्षात बैठक का आयोजन हुआ है। निगम के विकास और शेयरधारकों के हितों के लिहाज से ये बैठक काफी अहम रही है। जो हमारा डिविडेंड है वो भी लास्ट ईयर से ये ईयर में लगभग 200 गुना ज़्यादा डिविडेंड ये सब हमारे खाताधारक को मिल रहा है, और आगे भी उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है वो सब रजूआत हुई है। आने वाले टाइम के अंदर ये भंडारण की अगत्यता बहुत ज़्यादा है और इसके हिसाब से भंडारण हर तरफ से हर नया काम करने की दिशा में जा रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम भी ये चाहता है कि हम लाभांशियों को
हमेशा लाभ देते रहें, अंशधारियों को हमेशा लाभ देते रहें। और मोदी सरकार की ये मंशा है कि हमारे किसान, हमारे अंशधारी कैसे खुशहाल हों, इसके लिए एक पहल की गई है। अभी हमने बढ़ाया भी है पैसा, आगे हम डिविडेंड भी बढ़ाए हैं, लाभांश भी बढ़ा रहे हैं। लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किसान की आमदनी दुगुना हो जाए। केंद्रीय भंडार निगम किसान हित में कार्य करता है और जो भंडार की व्यवस्था है उसमें सबसे अधिक जो कार्य है वो CWC का ही रहता है। बहुत हर्ष का विषय है, 3 वर्षों से वर्चुअल बैठक ये हो रही थी और 2019 के बाद आज ये फिजिकल यहाँ बैठक हुई है। तो सभी देश के कोने कोने से सब लोग आए, सबसे मुलाकात हुई और यहाँ पे जो एजेंडा था वो सबने सर्वसम्मति से पास किया। सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए, तो बहुत अच्छी ये बैठक यहाँ पर रही। गौरतलब है कि केंद्रीय भंडारण निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम 1962 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करना है। यह भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए 1957 में स्थापित किया गया सार्वजनिक गोदाम प्रचालक है। केंद्रीय भंडारण निगम की राजधानी नई दिल्ली में 61वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एक ओर जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर 490.95 करोड़ के पूर्व लाभ के मद्देनजर 159 करोड़ का डिविडेंड देने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF राजधानी नई दिल्ली में 53वीं आम सभा की बैठक हुई। बैठक के आयोजन के विषय पर NCPF की प्रबंध निदेशक जोसेफ चंद्रा से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। राजधानी नई दिल्ली में NCCF की 53वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इस बैठक के आयोजन के क्या मायने रहे और इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है NCCF की MD जोसेफ चंद्रा। मैडम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित एक महत्वपूर्ण नाम है उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने वाला, और जब जब क्राइसिस हुआ है, कीमतें बढ़ी है, तब आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपभोक्ताओं को राहत भी दी है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा सरकार के साथ सहयोग है और हमारा जितना मेंबर सोसाइटी से उनका अच्छा कोऑपरेशन मिला है, वो सब के कारण अभी इस बार हमारा एनुअल जनरल मीटिंग में हमारा ऑडिटेड बैलेंस शीट्स पेश किया गया, जहां पे हम कंसिस्टेंटली लगातार पिछला 6 साल में प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके कारण ये है कि हमको सबसे सहयोग मिला है और अच्छा काम कर पाया, और सरकार का पूरा कोऑपरेशन हमें मिला है। और हमको ये बोलने में गर्व है कि जहाँ पे भी प्राइस राइज होता है या कीमतें बढ़ाया जाता है, बढ़ते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ का, हाल में टमाटर का भाव बढ़ गए थे, अभी प्याज के लिए हम कई कदम उठाया है, पल्सेस के लिए भी उठाते हैं। तो हमारा ऐसा एक संस्था है जो कंज्यूमर के लिए है, उपभोक्ताओं का भलाई के लिए है। पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर कितना रहा और लाभांश कितना रहा, और जो डिविडेंड वो कितना देने जा रहे हैं? अभी डिविडेंड 10% हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सजेस्ट किया था, जो AGM में अप्रूव भी हुआ है। हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरीथिंग करीब 29 करोड़ हुआ है। हमारा टर्नओवर करीब 3000 करोड़ के आसपास आया है, और अगला साल इसका अच्छा बढ़ाव हो सकता है। आपके मार्गदर्शन में NCCF ने उत्तरोत्तर तरक्की की है, क्राइसिस में देश के लिए महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे उभरने का काम किया है। भविष्य में उम्मीदें और बढ़ी है आपसे, तो नया क्या हम इनोवेशन इसमें देखेंगे? नया इनोवेशन नहीं कर रहा है कि हम कुछ हमारा जो एक्टिविटीज़ है उसको डिजिटाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसानों को जिनसे प्रोक्योरमेंट करते हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको उनका भाव मिले जो चीज़ें वो बेचते हैं। तो डायरेक्ट जो फार्मर्स का अकाउंट में पैसा डालने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम मैपिंग भी कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कितने किसानों को उनका फ़ायदा मिला है जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। तो ये थे राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित की प्रबंध निदेशक जोसेफ चंद्रा, जिनका मानना है कि NCCF की 53वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में एक और जहाँ साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर 29 करोड़ का शुद्ध लाभांश अर्जित किया, उसको लेकर डिविडेंड फंड भी 10% देने का ऐलान किया गया।
मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता हेतु विभाग द्वारा अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। विभाग द्वारा अभियान के तहत अब तक कुल 161 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 7,232 लोगों ने भाग लिया। इसमें श्रमदान में 2,066 और सामूहिक लामबंदी में 2,481 लोगों की भागीदारी रही। SHS अभियान के लिए 14,178 मानव श्रम घंटों का योगदान किया गया। विभाग दैनिक आधार पर गतिविधियों को SHS पोर्टल स्वच्छ भारत मिशन .gov.in पर अपलोड कर रहा है। कचरा मुक्त भारत थीम वाले SHS अभियान के तहत संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने अपने संगठनों, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के माध्यम से स्वच्छता अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए तिथिवार कार्य योजना विकसित की है, ताकि विभाग के अंतर्गत प्रत्येक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया जा सके। और उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के सभी 95,767 गांवों यानी मिशन के चरण 2 के तहत 100% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF+ गांव वो हैं जिनने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त ODF स्थिति को बनाए रखा है। आज तक देश भर में 4.4 लाख 75% गांवों ने अपने को ODF+ घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक SBMG चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केवल 9 महीने की छोटी अवधि में राज्य ने मिशन मोड में ODF+ हासिल करने के प्रयास किए। पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ODF+ का दर्जा हासिल किया और इस तेज गति के परिणाम स्वरूप ODF+ की समयबद्ध उपलब्धि मिली। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 250 रुपए की भारी कमजोरी दर्ज की गई। एक मार्कनेट के मुताबिक यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव 1,000 रुपए था, जो 28 सितंबर को 750 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव 1,240 रुपए था। 28 सितंबर को इसके सौदे 40 रुपए गिरकर 1,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव 1,185 रुपए था, जो 28 सितंबर को 15 रुपए घटकर 1,170 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 1,300 रुपए। 28 सितंबर को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 1,400 रुपए क्विंटल पर जा पहुँचा। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 27 सितंबर को मूंगफली का भाव 6,575 रुपए रहा। 28 सितंबर को इसमें 125 रुपए की तेजी आई और भाव 6,700 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की बीसावदर मंडी में मूंगफली के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 27 सितंबर को भाव था 6,290 रुपए। 28 सितंबर को ये 50 रुपए गिरकर 6,240 रुपए रह गया। गुजरात की धोरजी मंडी में भी मूंगफली का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 27 सितंबर को इसका भाव रहा 5,530 रुपए, जो 28 सितंबर को 25 रुपए लुढ़क कर 5,005 रुपए रह गया।
वहीं गुजरात की जसदड़ मंडी में स्थिरता के साथ सौदे हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 सितंबर को मूंगफली का भाव 6,250 रुपए क्विंटल रहा। बीते कुछ साल से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ नरमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 1,53,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 101.35 लाख टन था। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के ठंडे शुष्क स्थानों में किसान आलू की पकी फसल की खुदाई का काम जारी रखें। यहाँ इस समय लहसुन की बुआई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में इस समय सरसों, गाजर और मूली की बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान धान, गन्ना, मूंग, उड़द, सोयाबीन और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ के पहाड़ी इलाकों के किसान बाजरे की पकी फसल की कटाई का काम कर लें। पंजाब में पश्चिमी इलाकों में किसान आलू की अगेती किस्मों की बुआई कर लें। वहीं पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान मूली, शलगम, गाजर और आलू की विभिन्न किस्मों की बुआई कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में इस समय हरी पत्तेदार सब्जियों की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में किसान दलहन और तिलहन फसलों के खेतों में पानी जमा न होने दें। बुंदेलखंड में किसान उड़द और मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों में सरसों की बुआई की जा सकती है। बिहार में इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई भी की जा सकती है। झारखंड के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की पकी फसल की तुड़ाई का काम भी कर लें। ओडिशा में किसान नर्सरियों, सब्जियों और दालों के खेतों में जमा पानी को निकाल दें। ओडिशा के ही उत्तर मध्य पठारी इलाकों में मूंग और मक्का की पकी फसल की कटाई कर लें। असम में किसान तिल के खेतों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश में इस समय राजमा, मूली, पालक और गाजर की बुआई की जा सकती है। मिजोरम के किसान मक्के की पकी फसल की कटाई जारी रखें। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कटमैरिन जहाजों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के लाचित घाट में 10 कटमैरिन जहाजों, 3 टग नौकाओं और एक खोजी और बचाव जहाज को हरी झंडी दिखाई। सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 51,700 करोड़ रुपए की 6 और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ठाणे फेक करेंसी मामले में एक आतंकवादी सहित 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धाराओं के तहत मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान है आतंकवाद का मुख्य केंद्र। राजस्थान पुलिस ने गुजरात से लगे रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर एक कार से 300 किलो चांदी जब्त की। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ बड़ा हादसा। कल रात करीब 11:30 बजे एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। मिलने में दबकर अब तक 2 लोगों की मौत, कई घायल। संसद में अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक्शन में आए। भाजपा सांसद रमेश बिधूरी और बसपा ने सांसद दानिश अली के बीच हुई जुबानी जंग का मामला अब विशेष अधिकार समिति को भेजा गया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 3 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया। गुजरात पुलिस को तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि कच्छ में समुद्री तट से 80 किलो ड्रग्स जब्त की गई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।